हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि 1 पीएम पर डेली अपन जनरल साइंस का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आपकी प्रीवियसली 18 क्लास हो चुके हैं। आज अपना क्लास नंबर 90 कंटिन्यूअस जो अपना 1 पीएम पर हम जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन, आपकी एसएससी की एग्जाम अपकमिंग होने वाली है जो कि, और साथ में आरआरबी की एग्जाम, दोनों के लिए पैरेलली जो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल साइंस का। ठीक है, और एसएससी का जो आपको अपडेट है वो भी देख लेना है। जिन्होंने स्लॉट बुक नहीं किया है वो अपना स्लॉट बुक कर लेंगे, अदरवाइज आपके एडमिट कार्ड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो जिन्होंने एसएससी के लिए स्पेशली, अगर जिन्होंने पहले कर लिया है स्लॉट बुक, उनका आपको जो है डेट एग्जाम का सीटी वो सब आपको स्टेटस में शो हो रहा होगा। तो चलिए जनरल साइंस का अपन जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस है, आज के जो क्वेश्चन है कुछ रिपीटेड नेचर के, जो कंटिन्यूअस आपके एग्जाम के अंदर लगातार पूछे जाते हैं, वो ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि भाई इनमें से लगभग क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। कि भाई 30 प्रश्न है तो आपके 29-30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन है आज दोनों ही एग्जाम के लिए, अपने एसएससी और आरआरबी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर अपन पैरेलली जो है क्विज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, डेली क्विज प्रैक्टिस भी चल रही है आपकी, और पैनल का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एकदम से इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट बतानी है आपको। ओम के लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई किसकी यूनिट होती है? ओम, दैट इज रेजिस्टेंस के लिए बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जो ऑब्स्टिकल है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, दैट इज द रेजिस्टेंस। यूनिट कैसे, सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं अपने, इस टाइप से सिंबल ड्रॉ करके चलते हैं। वोल्ट के लिए जो वोल्टेज है उसकी यूनिट हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं दैट इज द वोल्टेज। ठीक है ना। एम्पियर आई के लिए हम क्या बोलते हैं, किसकी करंट होती है? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, क्यों के लिए पूछा जाए, दैट इज कूलम, चार्ज कूलम। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, वाट किसके लिए बोलते हैं? अगर हम वर्क की बात करें तो जूल और जूल पर सेकंड, दैट इज द पावर। यूनिट किसके लिए बोलकर चलते हैं? वाट के लिए। सर जेम्स वॉट है, उनके नाम पर रखा गया था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज, यहां पर पूछा गया आपको इलेक्ट्रिक करंट की आपको यूनिट फाइंड करनी थी, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम, जिसके अंदर मतलब पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन से दूर हैं कंपेरेटिवली, इस वजह से रेयर मीडियम बोला जाता है, टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब उनमें पार्टिकल क्लोज हैं। डेंसर मीडियम जैसे ग्लास, इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ग्लास लाइक एयर, इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसके बोला, इस फिनोमिना का क्या बोला जाता है? अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, दोनों फिनोमिना का समझना आप, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात बोलते हैं तो रिफ्लेक्शन क्या है कि जैसे एक ग्लास सरफेस है, इसको यहां पर आपने कोटेड कर दिया या पेंट कर दिया, तो यहां पर अगर कोई लाइट रे आती है, कोई भी लाइट रे आती है, तो ये नॉर्मल, अगर इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है जिसको हम नॉर्मल बोल कर सकते हैं, ये एंगल आई बना रही है इसके साथ में, तो सेम एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज एंगल आर। तो यहां पर एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। इस फिनोमेना क्या बोला जाता है? दैट इज रिफ्लेक्शन। अब बात आती है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन के अंदर मीडियम चेंज होता है। मीडियम कैसे चेंज होता है? जैसे यहां पर आपको ऊपर शो किया गया है कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है। पहला मीडियम कौन सा है? एयर मीडियम है। यहां पर मैं एयर मान लेता हूं, नीचे क्या है? ग्लास मीडियम है। मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट ट्रेवल कर रही है। अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया, दैट इज नॉर्मल है, ये यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट रे अगर आएगी, कोई इंसिडेंस एंगल आई पे लाइट आई, तो ये वापस दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल करेगी, उस टाइम पर रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि कोटेट नहीं किया हुआ है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है। अब यहां पर अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर आती है, तो ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल की साइड के अंदर, मतलब ये किस डायरेक्शन के अंदर जानी चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन जाएगी कैसे? इस टाइप से जाएगी, मतलब इधर डेविएट हो जाएगी, इसके पास में आ जाएगी। यही इसका ऑपोजिट होता है। वापस से दूसरा प्लेन ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां पर ये प्लेन ड्रॉ करता हूं, वापस से यहां पर क्या है?
एयर है, यहां पर नीचे क्या है, एयर है। अब इस मीडियम के अंदर जाएगी तब ऊपर वाला डेंसर है और नीचे वाला रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम है तो ये लाइट रे जिस एंगल से जानी चाहिए थी नॉर्मल, अगर ये है तो इससे अगर इस एंगल पर जानी चाहिए थी, पर्टिकुलर इस एंगल पर जानी चाहिए थी, तो इससे डेविएट नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इस टाइप से जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर रेयर मीडियम से डेंसर में आती है तब तो नॉर्मल के पास आएगी, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। आई चीज समझ में? तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अब यहां पर ये एंगल बराबर होते हैं कि आई आर एंगल बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं, एंगल बराबर नहीं होते। तब क्या बराबर होता है? यहां पर इनका साइन है वो बराबर रहता है, दैट इज साइन आई बाई साइन आर की जो वैल्यू है, साइन आर की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू बनी रहती है। किस टाइम पर? रिफ्रैक्शन के टाइम पर, रिफ्रैक्शन के टाइम पर वो वैल्यू है कांस्टेंट बनी हुई रहती है। इस कांस्टेंट वैल्यू को आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हो। ठीक है, तो यहां पर एंगल है वो सेम नहीं रहता। अब इसके लिए पूछा गया कि ये फिनोमिना को क्या बोला जाता है कि बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, तो इस फिनोमिना क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आया चीज समझे? एम्पियर रिफ्रैक्शन दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून डियर अविनाश जी, आंसर देना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फिनोमिना क्या बोला जाता है। अगर डेंसर से रेयर में आ रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, दोनों टाइम पर नॉर्मल से हटेगी कब, नॉर्मल के पास में कब आएगी, दोनों को आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉ दैट इज स्टेट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पहला लॉ बोलते हैं दैट इज इनर्शिया के लिए, दूसरे के लिए F इज इक्वल टू एम ए डेराइव करते हैं, क्योंकि मोमेंटम में चेंज आता है तो फोर्स जनरेट होगा। यहां पर एक्शन रिएक्शन, यहां पर एक्शन रिएक्शन, एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगता है। तो दैट इज सिंपल, आपको पूछा गया कौन सा वो है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ। पावर ऑफ द लेंस किसमें अपन मेजर करते हैं? डायोप्टर के अंदर, डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर के अंदर अपन जो है लेंस की पावर है उसको कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f। f क्या है यहां पर? f फोकल लेंथ है। f क्या है? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं अपने? अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर के अंदर हम पोल से जो फोकस पॉइंट है उसके बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। अच्छा, लेंस में किसको बोलते हैं? जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे जो फोकस की डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। अब ये फोकल लेंथ है, ये कंपलसरी है कि यहां पर इन मीटर होनी चाहिए, इन मीटर, मीटर के अंदर होनी चाहिए, कंपलसरी है। तभी आप जो P की वैल्यू निकालोगे यहां पर मीटर में पुट करना आपको। अगर किसी अलग यूनिट में सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में यहां पर पुट करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देता हूं मैं, मीटर के अंदर रखनी है इस वैल्यू। तो यहां पर अपन कैलकुलेट करेंगे 1 मीटर के अंदर ही दिया हुआ है, पहले से चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज 0.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 आ गया, दैट इज 5। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 डायोप्टर आ जाएगा आपके पास में, 2 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। जिनकी दूर की नजर अगर मान लो कमजोर होती है उनके लिए नेगेटिव जो है डायोप्टर में देखना, अगर दूर की नजर खराब है तो नेगेटिव में जो डायोप्टर की वैल्यू होगी नेगेटिव में होगी। प्लस का मतलब होता है कि जो जिनकी जो नजर के अंदर हम बोलते हैं आई साइट के अंदर अगर पास का नजर कमजोर है तो उस टाइम पर अपन बोलते हैं कि भाई प्लस का जो आपका, अगर आप जब भी चेक करवाते हो अपने लेंस से चेक कराते हो तो ध्यान में देखना प्लस और माइनस किस टाइम पर यूज आता है। तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के अंदर दैट मीन्स अगर दूर की नजर अगर वीक है दैट टाइम हम नेगेटिव यूज करते हैं, और पॉजिटिव मतलब पास की जो नजर है वो वीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, लाउड स्पीकर है वो क्या किसको कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक मोटर पूछा जाए
तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके फिर शाफ्ट को रोटेट कर रही है। दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अच्छा, जनरेटर की बात करें तो यहां पर रोटेटिंग शाफ्ट जो है वो अपने पास में पहले से ऑलरेडी है और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रही है, मतलब जस्ट ऑपोजिट है इसका, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है। अब यहां पर पूछा गया है साउंड को इलेक्ट्रिकल के अंदर, दैट इज ए माइक्रोफोन, दैट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बोलूं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर क्या आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, बी है वो सही आंसर है। आई चीज समझ में, सिंपल था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, ब्लू किस वजह से दिखाई देता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो फटाफट से आंसर करोगे, माइक्रोफोन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। रोहित जी का आंसर आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस बता रहे हैं, थर्ड लो बिल्कुल सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को तो आप शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि सभी स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें, आपको भी जो अपना क्रॉस चेक हो सके कि कितना जो अपना प्रिपरेशन है। ठीक है, तो आपको सिंपल पूछा गया है कि स्काई है किस वजह से जो आपको ब्लू कलर है उसका आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है दैट इज स्कैटरिंग, आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ब्लू कलर है उसके लिए हम बोलते हैं कि ब्लू कलर के लिए वेवलेंथ है वो कम होती है, ठीक है ना। डेविएशन किसका कम होता है, डेविएशन जो रेड लाइट है उसका डेविएशन कम होता है। तो यहां पर क्या आंसर हो गया, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस बोला हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपल है फॉर्मूला, अपन आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल बता दो कि किसके आनुपातिक होता है या समानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध है किसके समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, लेंथ के समानुपाती होता है। और जो ये रो की जो वैल्यू है वो मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, लेंथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेंथ इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था एकदम, काफी बार पूछा जाता है इससे। विच कलर लाइट डेविएट्स लीस्ट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से पास किया जाता है तो सबसे कम विचलन किसके अंदर होता है, रेड लाइट। तभी जो सिग्नल्स वगैरह हैं रेड लाइट क्यों बना देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो अपन विब की ओर पढ़ते हैं, आप जो याद रखते हो उसके अंदर कि वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, सबसे ज्यादा मतलब बिखर जाता है जो लाइट रेज हैं, और रेड लाइट है वो पॉइंटेड होती है, इसी वजह से जो सिग्नल है उनका कलर भी रेड रखा जाता है, सिंपल सी बात है। दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन इन एसआई सिस्टम। तो वर्क डन के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, वर्क डन इन जूल, और जूल पर सेकंड की क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, दैट इज द पावर, दैट इज द पावर। पावर को किस में मेजर करते हैं, वॉट के अंदर। ठीक है, तो सिंपल यहां पर हर्ट्ज के लिए क्या बोलते हैं, हर्ट्ज जो है वो सेकंड इनवर्स करके भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि F इज इक्वल्स टू 1/T। ठीक है, पास्कल किसके लिए, प्रेशर की यूनिट पढ़ते हैं, या स्ट्रेस के लिए भी अपन जो बोलते हैं, न्यूटन किसके लिए, फोर्स के लिए। मल्टीपल यूनिट्स हो सकती है, हीट के लिए भी अपन जूल बोलते हैं, वर्क के लिए भी, मतलब फॉर्म ऑफ वर्क है, सिंपल सी बात है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। वर्क डन के लिए आपको बोल रहा है दैट इज कॉल्ड एज जूल, सी इज द करेक्ट आंसर। जूल बिल्कुल सबका सही आ रहा है, जूल आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उपग्रह में जो है भारहीनता का अनुभव करता है, मतलब वेटलेस है वो फील करता है, किस वजह से करता है। तो भारहीनता वेटलेस के टाइम पर अपन क्या बोलते हैं कि ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, जी की वैल्यू। जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है उसके इक्वल हो जाता है, जिस वजह से वेट है वो आपको फील नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन देख लो कौन सा वाला है जो मैच कर रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा।
नहीं। देन सैटेलाइट इज इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर नहीं जी। द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सही है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू जी। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू जी। द सैटेलाइट हैज जीरो मास, अच्छा मास को m से डिनोट करते हैं और वेट को किसके लिए लिखते हैं, जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण उसका मल्टीप्लीकेशन। वेट, वेट क्या होता है m इंटू जी, क्योंकि अगर हम वेट बोल रहे हैं 80 केजी वेट है तो उतना न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एक्चुअल के अंदर, उतना मास नहीं है, क्योंकि जी की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो m इंटू जी वेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा आंसर हो गया, सिंपल सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, सबका सी आ रहा है, बहुत सही, सी इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, आपको कॉमन साल्ट है उसके लिए पूछा गया है, ठीक है ना, जो आपको दिया गया है कास्टिक, जो आपको Na2CO3 दैट इज वॉशिंग सोडा भी आपको लिख कर दिया गया है, वॉशिंग सोडा। अच्छा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी लिख दो साथ में, यहां पर तो सिंपल पूछा गया है सिंपल साल्ट के लिए, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा है वो भी कमेंट में ड्रॉप कर दो, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, और बेकिंग सोडा में जो है कौन सा एसिड मिलाया जाता है जिसके बाद में पाउडर की फॉर्मेशन होती है, वो भी लिख देंगे फटाफट से, ठीक है ना, पहले बताया हुआ है सारी चीजें आपको। केमिकल चेंजेस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का एग्जांपल कौन सा है, केमिकल चेंज कब बोलकर चलते हैं, जब न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है दैट टाइम अपन बोलकर चलते हैं कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। अगर फिजिकल चेंज है तो न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब कहां पर नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा भाई, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होने के बाद में भी क्या है, H2O ही है भाई। बॉइलिंग ऑफ वाटर, उबलने के बाद में भी पानी क्या है, H2O ही है। आइस जो ग्लास है वो ब्रेक होने के बाद में भी है तो ग्लास ही, टूटा हुआ ग्लास है लेकिन है तो ग्लास ही। रस्टिंग ऑफ जो आयरन है उसको अपन क्या बोलते हैं, Fe2 जो आपका है डॉट XS2, ठीक है, तो ये अपन बोलकर चलते हैं दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड है जो आयरन का ऑक्साइड है, ऑक्साइड है आयरन का Fe2O3, आयरन का जो ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सिंपल सी बात है, वाटर अगर वाटर और ऑक्सीजन साथ में प्रेजेंट है तो उस टाइम पर रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है Fe2O3। मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला अगर पूछा जाए आपको रस्ट का, तो आप जो है जंग लगना, मतलब जंग का केमिकल फॉर्मूला है, एक्स अमाउंट के अंदर जो वाटर है वो ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सबका आंसर आ रहा है, रस्टिंग सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। NaHCO3, ठीक है, प्रीवियस का आंसर भी आ गया है। इसके लिए एसिड का नाम भी लिख दो कि कौन सी एसिड है जो अपन ऐड करते हैं जिसके बाद में जो बेकिंग आपका सोडा है वो पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो सिंपल सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, जो अपन एटम के अंदर अलोंग विद न्यूट्रॉन, तो अपन जो ए के लिए अपन जो भी सिंबल डिनोट करते हैं एलिमेंट के लिए ZXA, ठीक है ना, जो यहां पर बर्जीलियस ने जो सिंबल दिए थे उनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो नंबर है कि अपन किस सीक्वेंस के अंदर अरेंज किए हुए हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ए उसका वेट कितना है, एटम का वेट कितना है, ठीक है ना, एटॉमिक वेट करके बोलते हैं, एटॉमिक नंबर करके बोलते हैं। ये जो सिंबल है बर्जीलियस ने उन्होंने दिए, ये ए एक्चुअल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या मसाला है, ये न्यूक्लियस है यहां पर, इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका समेशन अपन लेकर के चलते हैं, यहां पर ये ए का सिंबल जो है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपको न्यूट्रॉन लिखा हुआ तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सिंपल, ठीक है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस है वो जो भी पार्टिकल्स हैं उनका जो टोटल वेट है उसको यहां पर वेट के रूप में, जो एलिमेंट है उसके वेट के रूप में यहां पर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
इसी वजह से जो फॉर्मूला है उसको भी आप इसी टाइप से डेराइव करते हो, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन, इस टाइप से आप लिखते हो, ठीक है ना। जेड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ई, बस ये दो फॉर्मूला है, इन्हीं को ध्यान में रख के चलना होता है अपने को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा पतले तारों के अंदर खींचा जा सकता है, पतले तारों के अंदर खींचा जा सकता है, दैट इज, यहां पर आपको अगर शीट की बात की जाए, थिन शीट की बात की जाए, थिन शीट का फॉर्मेशन करना है, दैट टाइम मेलिएबिलिटी। अगर यहां पर डक्टिलिटी की बात करें, दैट टाइम वायर ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डक्टाइल होने का मतलब है वो सॉफ्ट होगा, और जैसे जैसे डक्टिलिटी से ब्रिटलनेस जाती है तो वो सॉफ्ट से हार्ड होना शुरू हो जाता है मटेरियल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी के लिए बोला गया है कि प्रमुख घटक कौन सा है। मीथेन के लिए तो अपन बोलते हैं कि मीथेन तो जो नेचुरल गैस है, फिर उसको कंप्रेस्ड कर दोगे तो फिर वो सीएनजी बोल दोगे, आपकी कंप्रेस्ड है नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो है मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, तो जो नेचुरल गैस है उसके लिए बोलकर चलते हैं अपन। वो कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर हो या फिर कंप्रेस्ड ना भी हो, कंप्रेस्ड हो तब उसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के नाम से बोल देते हैं। यहां पर होता है मीथेन। एलपीजी के लिए पूछा गया, दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। बी इज द करेक्ट आंसर, बी सबका सही आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, जो घरों के अंदर यूज आती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, डोमेस्टिक यूज के लिए प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एलोट्रोप के लिए आपको बोला गया है। एलोट्रोप क्या होते हैं, एलोट्रोप होते हैं कि जहां पर आपको जो केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज है, चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर है, दैट टाइम कॉल्ड एज एलोट्रोप। तो कार्बन के एलोट्रोप कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन पढ़ते हो आप, ठीक है ना। तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, डायमंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है 2 दिया हुआ है, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, माइनस लॉग एच प्लस आयन, मतलब एच प्लस कितने हैं। अगर पीओएच पूछता तब क्या बोलते हैं, माइनस लॉग ओएच माइनस आयन कितने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो पीएच वैल्यू है एच प्लस की कितनी कंसंट्रेशन है, 2 है, दैट मींस एच प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एसिडिक नेचर 3 से ज्यादा, अगर मान लो कि अगर पीएच वैल्यू है वो 3 से जैसे ही कम होती है तो हम बोलते हैं कि एसिडिक नेचर है, वो स्ट्रांगली एसिडिक हो गया। आई चीज समझ, एसिडिक नेचर है वो स्ट्रांगली एसिडिक हो गया, ऐसे बोलकर चलते हैं अपन कि पीएच वैल्यू अगर 3 से डाउन आती है तो यहां पर आपको जो ऑप्शन है वो वीकली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक दोनों लिखे हुए हैं, तो आपको जो है पीएच वैल्यू 2 बोला है तो यहां पर आपको स्ट्रांगली एसिडिक ऑप्शन है उसको चूज करना है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, कंपाउंड किसके लिए बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं 2 और मोर एलिमेंट होने चाहिए, 2 और मोर एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट प्रेजेंट है। और कंपोनेंट के लिए अपन बोलकर चलते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा जो आपके एलिमेंट्स हैं वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू जुड़े हो, ठीक है ना। तो H2O है, यहां पर आप जो फिजिकल मिक्सिंग नहीं करी है आपने, ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट है, कार्बन का एलोट्रोप है, अकेला सिंगल एलिमेंट है, कौन सा है, ओनली ऑन कंपाउंड कौन सा है, दैट इज वाटर, H2। बी इज द करेक्ट आंसर, H2 बिल्कुल सबका सही आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट टू ए सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ अपन जो इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, उन इंप्योरिटी को ऐड करना क्या कहलाता है। एनिलिंग तो अपन हीट ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ते हैं, एनिलिंग क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। रिफाइनिंग जो अपन मेटलर्जी के अंदर देखते हैं कि वे रिफाइनिंग प्रोसेस है ताकि आपको प्योर मेटल अचीव हो सके, ठीक है ना। डिस्टिलेशन प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस बच गया फिर, दैट इज डोपिंग, इंप्योरिटी ऐड करना। ऐड इंप्योरिटी क्यों करते हैं, क्योंकि इससे इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी चालकता है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो इसके अपन लगते हैं बाई एडिंग इंप्योरिटी,
बाई एडिंग इंप्योरिटी, बाई एडिंग इंप्योरिटी, इंप्योरिटी ऐड करते हैं जिस वजह से कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज की जा सके। तो डोपिंग इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन बैटरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन ए एग्जांपल ऑफ। तो आयन एक्सचेंज होते हैं, सिंपल सी बात है, तो ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है बैटरी के अंदर जो है कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इक्वेशन से आपको ध्यान में रखना है, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन है, वहां पर आयन एक्सचेंज होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन भी वहां पर फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो अपन बोलते हैं कि भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक रिएक्शन है उसका अदर नेम भी हो सकता है, तो यहां पर क्या आंसर होगा, सिंपल है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड एज, कंबाइंड फॉर्म में अपन लिख देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। काफी बार रिपीटेड है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो फटाफट से बता दो, दैट इज कॉल्ड एज, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल बोलकर चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर दियर ओवन फूड, अपना खुद का फूड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपन सिंपल बोलकर चलते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहां पर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, पहले भी बताया था मैंने आपको, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि यहां पर हीट रिलीज हो रही होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। यही अगर मैं एंडोथर्मिक बोलता तो भाई पूरा जो केमिकल प्रोसेस है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए हीट आपको खुद देनी पड़ेगी, हीट या फिर एनर्जी, मैं हीट नहीं बोलूंगा, एनर्जी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट हो सकती है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइट हो सकती है, किसी भी टर्म के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहां पर, दैट टाइम हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दैट इज सिंपल, पढ़ के चलते हो आप, हीमोग्लोबिन है, आयरन प्रेजेंट होता है इन रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो सिंपल है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट बोन है इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों ही बता दो। सबसे लार्जेस्ट के लिए क्या बोलते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट है वो भी आप दोनों ही बता दोगे यहां पर कौन सा होती है। सी बिल्कुल सही है। इसके लिए तो फीमर के लिए तो अपन बोलते हैं लार्जेस्ट, और इसके लिए स्टेपिज जो कि कान के अंदर प्रेजेंट रहती है दैट इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान से पढ़ना है, लार्जेस्ट के लिए पूछा है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब दोनों एग्जांपल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। ठीक है, विलाई की स्ट्रक्चर किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, ध्यान में रखना आपको। ठीक है ना, तो दैट इज आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी के लिए फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के चलना आपको। दोनों एग्जाम्पल जानबूझ के देता है यहां पर, न्यूरॉन और नेफ्रॉन जो दोनों एग्जाम्पल हैं उनको जानबूझ के रिपीट किया जाता है ताकि आप इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पिक करो ताकि आपका गलत हो पाए। इस वजह से जानबूझ के इस टाइप से ऑप्शन है वो सेट किए जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की जो कमी है उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस अपन बोलकर चलते हैं, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स है। या डिजीज के साथ में पढ़ोगे तब ज्यादा बेटर है कि डिजीज वाला पोर्शन है तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर भी साथ में ही पढ़ लिए, विटामिन की वजह से जो डेफिशिएंसी हुई उनको भी साथ में ही पढ़ लिए, और वायरस डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज हैं, उनके साथ में फंगल डिजीज हैं, प्रोटोजोआ रिलेटेड डिजीज हैं, सबको एक साथ के अंदर मतलब कंप्लीटली वहां डिजीज वाले पोर्शन के अंदर कवर करके चलोगे तो बेटर ऑप्शन है। तो यहां पर सिंपल क्या अपन, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स के लिए। अच्छा, इसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू को मैं वापस से आज आपके सामने जो एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा प्लांट टिश्यू के लिए, प्लांट टिश्यू को अपन कैसे डिवाइड करते हैं, प्लांट टिश्यू को अपन मेनली जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके चलते हैं। पहला मैरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू कौन से हैं, जिनके अंदर अभी सेल डिवीजन चल रहा है, सेल डिवीजन चल रहा है, दैट मींस वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहां परमानेंट क्यों बोल गए, जितने डिवीजन होने थे उतने हो गए, अब कोई डिवीजन नहीं होगा, नहीं होगा मतलब सेल डिवीजन रुक गया है, जैसा है वैसा ही बना रहेगा अब, इस वजह से इनको परमानेंट बोलते हैं। मैरिस्मेटिक यहां पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि भी सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो गया, नई सेल बनेंगी, एक के बाद में दो टूट करके आगे और सेल बनेंगी, तो डिवीजन होती है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू। अच्छा, मैरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं कि अपन मैरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू के लिए आपको इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है कि मेनली अपन 3 टाइप के अंदर डिवाइड करके चलते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल कौन सा, जो अपर वाला पार्ट होता है, जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडल वाला कौन सा है, इंटरकैलरी है, लोअर वाला कौन सा है, लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू है। इसी प्रकार परमानेंट के अंदर परमानेंट जो टिश्यू है उनको भी फर्दर अपन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से, सबसे पहले अपन बोलते हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू के लिए प्रोटेक्टिव लिख देता हूं, जो आउटर लेयर बनी होती है उसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस, ध्यान से सुनना, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस है वो सर्टेन चेंजेस के बाद में कोर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी अपने आप में क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सिंपल सी ये चीज है। तो ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग से जो काफी कंफ्यूजिंग रहता है, मतलब प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, इनके अंदर, तो इसको अपन बोलते हैं कोर्क के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा होता है, सपोर्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, फिर अपन सिंपल टिश्यू भी बोलकर चलते हैं। सिंपल क्यों बोलते हैं, इनका कारण मतलब सिंपल परमानेंट क्यों है, सिंपल इस वजह से क्योंकि टिश्यू का मतलब क्या है, खूब सारी सेल मिलकर के एक ऑर्गन जो है अपना, जो कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रही है। सिंपल ये मानकर चलो कि खूब सारे टिश्यू मिल गए तो फिर उसको बोलेंगे ऑर्गन, मतलब खूब सारे टिश्यू हैं वो एक सिंगल पर्पज के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, खूब सारी सेल हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। अब जो सेल है खूब सारी वो एक ही टाइप की है, उस टाइम पर क्या है, सिंपल है। अगर ये अलग अलग टाइप की होंगी तब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं इसका नाम। तो सिंपल अगर मैं बोलूं कि सिंपल या सपोर्टिव, अगर मैं बोलूं कि भाई परमानेंट टिश्यू, तो ये भी अगेन 3 टाइप का अपन बोलकर चलते हैं। 3 टाइप कौन सा है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा का क्या काम है, पैरेनकाइमा के लिए 2 याद रखने, ये दोनों जो है लाइव होते हैं, ये डेड होता है, जो टिश्यू है डेड टिश्यू होता है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है मेनली। क्लोरेनकाइमा की बात करें तो क्लोरेनकाइमा जो है आपको काफी बार पूछा जाता है, इलोंगेटेड होता है और उसके कॉर्नर हैं वो इररेगुलर होते हैं, काफी रिपीटेड वर्ड है इररेगुलर, ये बोल रहा हूं, ये कॉर्नर इररेगुलर होते हैं, ये 2 टर्म ध्यान में रखना। क्लोरेनकाइमा का जब भी नाम आता है ये वर्ड्स हैं वो रिपीट किए जाते हैं। अगर पैरेनकाइमा की बात करूं तो पैरेनकाइमा के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो स्टोर, फूड स्टोर का वर्क है, और दूसरा लाइव टिश्यू है, मतलब लिविंग टिश्यू है, डेड टिश्यू केवल और केवल स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। तो पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि वो एक से ज्यादा, मतलब सेल का ही तो एक सेल है, खूब सारी सेल मिलकर के पर्टिकुलर एक वर्क एग्जीक्यूट कर रही है। अब जो सेल जो जुड़ी हुई है वो एक से ज्यादा प्रकार की है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो ये 2 हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। क्या वर्क है, अगर हम बोले कि भाई जल को कैरी करना, जाइलम से जल और फूड से फ्लोएम, ये आपको ध्यान में रखनी। तो एक कंप्लीट जो है इन डीप पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा चीजें, और आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए, यहां पर इतना सरफेसली मैंने जो बताया है
उनमें से भी लगभग क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपको यहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा इनके अंदर से, इतनी थ्योरी के अंदर से। ठीक है, आई चीज समझ। सीलम, सीलम जो है वो तो अपन जो है एनिमल टिश्यू है उसके अंदर पढ़ते हैं। वीडियो आता रहा है, बफरिंग, बफर कर रहा है। वीडियो बफर कर रहा है, 1 मिनट चेक कर लेता हूं, 1 सेकंड वेट करेंगे, एक बारी चेक कर लेता हूं। वीडियो बफर कर रहा है, 1 मिनट चेक कर लेता हूं। सही चल रहा है मेरे पास में, अभी देखना, अभी ओके है, सही चल रहा है, अभी सही है शायद। क्लियर है, ठीक ठीक है। टेक्निकल इश्यूज हैं साथ में, पैरेलली चलते ही हैं, डिवाइसेज हैं अपने आप के अंदर जो है इरेगुलरिटीज क्रिएट करती हैं, डिवाइसेज का अपना खुद लिमिटेशंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस से ध्यान से सुनना इसको, अगर आपने, मैंने जो प्लांट टिश्यू का भी बताया है, इसका अगर आपने अभी बफरिंग की वजह से नहीं समझ में आया है, वापस से रिपीट करके देखना इनको क्लास कंप्लीट होने के बाद में। एक बार के अंदर इसको सुन लोगे तो एटलीस्ट क्वेश्चन ऐसे कि यहां पर गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपकी लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसा वाला टॉपिक है जो हम रिपीटेड नहीं पढ़ते, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी है उनमें से तो काफी बार आपको देखे हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, अगर आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहां पर सिंपल पूछा गया है, पानी के लिए आपको सिंपल पूछा गया है कि पानी को और मिनरल्स हैं उनको रूट्स तक कैरी करने का काम कौन करती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड। जाइलम से जैसे जल मिला देना और फ्लोएम से फूड मिला देना। ठीक है, कंडक्टिव टिश्यू भी बोलकर चलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्शन का काम, कंडक्शन दैट मींस वो हीट ट्रांसफर वाला कंडक्शन नहीं है, मतलब कैरी करने का काम करती है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर, जाइलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज, मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन को अपन क्या बोलकर चलते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताकर चला था कि भाई जेनेटिक्स का मतलब क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इनकी स्टडी करते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, दैट इज ग्रेगर जोन मेंडल, ग्रेगर जोन मेंडल। पाइसम सेटाइवम गार्डन पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इसके बाद में ही जो है बायोलॉजी की जो ब्रांच है जेनेटिक्स वो स्टार्ट हुई, बायोलॉजी की ब्रांच। स्टेटमेंट बोल रहा हूं वापस से सुनना, ग्रेगर जोन मेंडल जिनके एक्सपेरिमेंट के बाद में बायोलॉजी की ब्रांच जेनेटिक्स स्टार्ट हुई, इटसेल्फ एक मैथमेटिशियन थे। ये पादरी हुआ करते थे, मतलब चर्च के अंदर जो फादर होते हैं वो हुआ करते थे, एक्चुअल के अंदर ये मैथमेटिशियन थे। आप मतलब शॉकिंग लगेगा आपको भी, इटसेल्फ मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, इटसेल्फ मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो है जेनेटिक्स है वो स्टार्ट की ब्रांच। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है अपने आप में, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस जनित जो डिजीज है वो कौन सी है। टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से, टीबी बैक्टीरिया की वजह से, हेजा बैक्टीरिया की वजह से। तो वायरस डिजीज कौन सी होगी, सामान्य जुकाम, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, जेनेटिक्स मेंडल, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है कि द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन जो है कौन सी सेल्स है इंसुलिन जो करती हैं, कौन सी पैनक्रियाटिक जो है, यहां पर आपको बताना है सेल्स हैं जो इंसुलिन
आंसर मैंने कर ही दिया वैसे। द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन, आंसर तो मैंने बता दिया है, लेकिन उसके लिए बताओ आप, चलो इंसुलिन है वो कौन सी सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं, और ग्लूकागोन है वो कौन सी, जो पैनक्रियाज की जो है अग्नाशय की कौन सी वाली सेल्स हैं, आंसर तो मैंने बता ही दिया पहले ही, पैनक्रियाज, ठीक है ना। यहां पर जो अगर बीटा सेल की बात करूं तो जो आपका है इंसुलिन, अगर ग्लूकागोन की बात करूं दैट इज अल्फा सेल, दैट इज अल्फा सेल, ठीक है। तो आपको सारी चीजें हैं वो ध्यान में रख के चलनी है पैरेलली, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अगर आपको अल्फा सेल पूछा जाए तो ग्लूकागोन, बीटा सेल पूछा जाए तो इंसुलिन, और अगर डेल्टा सेल पूछा जाए दैट इज स्टोमेटास्टिन, ठीक है। सब जो पैनक्रियाटिक हार्मोन्स है, तो कौन सा आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, पैनक्रियाज इज द करेक्ट आंसर, ठीक, सिंपल दिया हुआ था यहां पे। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बताया जो आपका 30 क्वेश्चन। अच्छा, 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो पुट करना है, और जो बाद में देखेंगे वीडियो उनको भी अपना कमेंट ड्रॉप करना है कि कितने क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन थे, लगभग सही क्वेश्चन होने चाहिए थे सारे। अगर एक दो क्वेश्चन हो रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, कितने क्वेश्चन सही हुए आपको मार्क करना है। और यहां पर आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप है उसको ऐड कर लेना है, यहां पर अपन क्विज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ में मैं आपको बोलूंगा कि जो फ्लैश कार्ड है वो भी आपको, फ्लैश कार्ड है वो भी आपको जो कंटिन्यूअस जो है पर डे अपन जो है फ्लैश कार्ड की फॉर्म में, ताकि ज्यादा मेमोरी को शार्प किया जा सके, ठीक है ना। तो क्विज भी, और यहां पर आपको पैनल का पीडीएफ भी, और कोई भी आपको अगर प्रिपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर एग्जाम का अपना जो उसका कोई भी रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए तो आप जो है डायरेक्ट अपने को यहां जो है टेलीग्राम के अंदर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिस्टेक, ठीक है, बाकी एक सही, एक गलत है, बाकी सही आ रहे हैं, आकाश गुप्ता जी, ठीक है जी। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं, और आपको रिमाइंडर सेट कर लेना अपना 29 को, जो अपनी एसएससी जेई के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कंप्लीट, आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल 9 AM से स्टार्ट होकर के 12 प्लस आवर थ्रू आउट द डे, तो कंप्लीट डे आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि माइंड है उसको शार्प किया जा सके। 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 29 को आपका जो है क्लास होगी एमसीक्यू मैराथन की, कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। ये जो मैंने आपको बताया, जो अगर आपने जनरल साइंस के नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं तो आप फटाफट से जो अपने एएलपी की एग्जाम है, जेई की एग्जाम है, और अपकमिंग जो भी एग्जाम आएंगे जनरल साइंस, तो आप ये मानकर चलो लगभग सभी एग्जाम के अंदर मोर और लेस जो है प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो आपको जो अपना कोर्स से प्रिपेयर कर लेना है, या फिर जिनके पास में पहले से नोट्स प्रिपेयर है उनको रिवीजन करना है, और डेली अपनी जो 1 PM पर जो क्लास हो रही है उसमें ऐड हो जाना है, लाइव कनेक्ट हो जाना है। यहां पर आपको पैनल का पीडीएफ भी जस्ट क्लास के बाद में ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड क्या है, आप मेमोरी को शार्प किया जा सके, मतलब सिंगल एक जो आप जो ग्रुप में ऐड हो जाओगे तब आपको पता लग जाएगा, ताकि आप जो जो मेमोरी टेक्निक्स हैं उनके थ्रू अपन याद रख सके, मतलब याद रखने की शार्प टेंडेंसी, ताकि आपको बैक टू बैक जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो सके। आप ऐड होगे उसके बाद में जो आपको आइडिया मिल जाएगा। फ्लैश कार्ड मतलब तो सिंपल अपन जो है मेमोरी टेक्निक्स हैं, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम के फॉर्म के अंदर, डायग्राम के फॉर्म में जाके, मतलब बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, मतलब आपके जो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म के अंदर, मतलब एक फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स आप मान सकते हो सिंपल, ठीक है ना। तो वो आपको डेली है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, चीजों को पता लगता रहे। जैसे अपना सिंपल मान लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ये तो अकेला ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको जो फॉर्मेट बना करके दिया, एक बार आपने सिंपली जस्ट रिवाइज किया चीजों को, आपको एकदम क्लियरिटी आ गई, कोई इसके अंदर वापस पढ़ने का डाउट नहीं है कि भाई वापस से मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा तब जाकर वापस ध्यान में आएगा, या फिर क्वेश्चन है गलत अटेम्प्ट कर दिया, वो टेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है ना। तो आपको यहां पर जो है कंटिन्यूअस है, मतलब जनरल साइंस का अपना एक टारगेट है कि वहां पर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, मतलब टोटल क्वेश्चन चाहिए। मैं 30 क्वेश्चन यहां सीबीटी 1 और 15 क्वेश्चन उसके जोड़ के चलूं अगर, तो 45 आउट ऑफ 45। यहां पर 44 वाला स्कोप नहीं है अपने पास में, टोटल जो क्वेश्चन है 45 आउट ऑफ 45 है,
वो अपने को अचीव करना है, दैट इज द टारगेट। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।